केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अगले दलाई लामा पर फैसला सिर्फ और सिर्फ स्थापित संस्था और दलाई लामा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले में कोई और शामिल नहीं होगा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बुधवार को कहा था कि दलाई लामा संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को ही संस्था के भावी उत्तराधिकारी को मान्यता देने का अधिकार होगा। रिजिजू ने कहा कि दलाई लामा बौद्धों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और परिभाषित संस्था है। उन्होंने कहा, दलाई लामा को मानने वाले सभी लोगों की राय है कि उत्तराधिकारी का फैसला स्थापित परंपरा से और दलाई लामा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उनके और मौजूदा परंपराओं के अलावा किसी को इसे तय करने का अधिकार नहीं है। दरअसल चीन ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा की उत्तराधिकार योजना को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि भावी उत्तराधिकारी को इसकी मंजूरी मिलनी चाहिए, जिसके बाद रिजिजू का ये बयान सामने आया। बौद्ध धर्म के अनुयायी रिजिजू और उनके साथी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह धर्मशाला में दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के मौके पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने दलाई लामा की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दलाई लामा के पुनर्जन्म को धार्मिक परंपराओं और कानूनों के अनुरूप घरेलू मान्यता, स्वर्ण कलश प्रक्रिया और केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदन के सिद्धांतों का पालन करना होगा। दलाई लामा की तरफ दुनिया का ध्यान 1959 में उस समय गया जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्सो तुंग की अगुवाई में चीनी सेना द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद तिब्बतियों के एक बड़े समूह के साथ भारत में शरण लेने के लिए आए थे। तब से वो धर्मशाला में रह रहे हैं। उनकी मौजूदगी चीन और भारत के बीच विवाद का विषय बनी रही है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को भी तिब्बती स्वायत्तता के लिए संघर्ष को जारी रखना पड़ सकता है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे से चीन और अमेरिका के बीच भी नए तनाव की आशंका है, क्योंकि अमेरिका का तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम 2020 चीन की नीति के उलट है। अमेरिकी अधिनियम में दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए अमेरिका के मजबूत समर्थन की पुष्टि की गई है। माओ ने कहा कि दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता पंचेन लामा के पुनर्जन्म के लिए 18वीं सदी के किंग राजवंश द्वारा शुरू की गई स्वर्ण कलश विधि प्रक्रिया की परंपरा से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 14वें दलाई लामा को उनके पूर्ववर्ती के निधन के बाद पारंपरिक अनुष्ठानों के बाद मान्यता दी गई थी, लेकिन उनकी मान्यता तत्कालीन केंद्रीय सरकार की ओर से सीधे दी गई थी, जिससे उन्हें स्वर्ण कलश प्रक्रिया से छूट मिल गई। माओ ने यह भी बताया कि किस प्रकार इस पारंपरिक समारोह को 2007 में चीन के आधिकारिक नियमों में शामिल किया गया। साथ ही इसमें विदेशी लोगों और पार्टियों के दखल पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा दिया गया।